नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1B में दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारा वीडियो पहली बार YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, इसको पूर्ति करना है। खाली जगह में कौन सा अंक या अक्षर भराएगा ये हमको करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न ये कहा है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या कहते किसको है और ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो वो कहता है वैसी संख्या जिसमें केवल और केवल एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल और डैश और डैश से भाग लगे। तो किससे भाग लगेगा, तो आप जानते हैं कि ये 2 है। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसमें कितना से भाग लगेगा, 1 और 2 से, यानी पहला तो 1 से लगेगा, दूसरा स्वयं से, यानी जो संख्या है उसी से। उसी तरह 5 भी अभाज्य है, तो इसमें किससे भाग लगेगा, 1 से और 5 से, यानी पहली तो 1 से लगेगा और दूसरा जो स्वयं संख्या उसी से, तभी जाकर के यह अभाज्य कहलाता है। ऐसा होता भी है। देखिए तो यहाँ पर भी p अभाज्य होगा कब, जब p में केवल और केवल 1 से और p से भाग लगेगा, तब जाकर के अभाज्य होगा। इसीलिए यहाँ पे आप 1 और यहाँ पे p, चाहे यहाँ पे p यहाँ पे 1 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल में लिखा जा सकता है। ये भी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि वो संख्या है यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ये क्या है, 8 यौगिक संख्या है, इसको अभाज्य के गुणनफल में लिख सकते हैं 2 गुणे 2। उसी तरह 12 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ये क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि यौगिक संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ आपका आंसर क्या होगा, यौगिक। यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा यह है कि 2 पूर्णांक a और b अभाज्य हैं यदि मौसा AB बराबर डैश डैश, यानी कि a और b अभाज्य है कब, यदि इसका मौसा कितना हो। तो आप ये भी पढ़ चुके हैं कि तभी जाकर वो 2 संख्या अभाज्य कहलाती है यदि उस दोनों का मौसा 1 के बराबर होगा, तब जाकर के वो दोनों संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। यानी कि a और b का मौसा जब 1 के बराबर होगा तो a और b क्या कहलाएगा, अभाज्य। इसीलिए यहाँ पे आप 1 भर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगला सवाल है मौसा 48 और 30 बराबर मौसा 30 और डैश, यानी कि यहाँ पे आप खाली जगह पर क्या भरिएगा, तो आपका 48 और 30 का मौसा या 30 और 48 का मौसा दोनों बराबर ही होता है। यहाँ 48 और 30 दिया हुआ है और यहाँ 30 दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं कुछ है, यानी कि यहाँ पे आप 48 भर दीजिए और दोनों का मौसा बराबर ही होता है। यानी कि निकालते उसी तरह से इस तरह से भी लिखिएगा या इस तरह से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे 48 और 30 है, तो जिसके कारण यहाँ पे 48 आप भर दिए हैं और 30 तो पहले से ही था, इसलिए आंसर क्या होगा, 48। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, मौसा AB गुना लौसा AB बराबर क्या होगा। तो आप ये भी फॉर्मूला जान चुके हैं कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो संख्या क्या है, A और B दिया गया है, तो आप यहाँ पे A और यहाँ पे B लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे, यानी
यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है जिसके अनुसार इसमें जो अज्ञात गुणनखंड है उसे हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे 17, 2, 2 और 2 लिखा हुआ है। आपको इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ये गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है और ए बी सी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना है 17 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 17 दूना 34, तो आपका सी का वैल्यू कितना होगा 34 हो जाएगा। फिर ये 34 हो गया तो 34 दूना कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ पे वैल्यू इसका हो जाएगा 68, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 68 और ए का वैल्यू कितना होगा, तो इस 68 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13, यानी कि 136। तो ए का वैल्यू 136, बी का वैल्यू 68 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 34। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इस तरह से है और इसमें जो बॉक्स है उसको भरना है, खाली बॉक्स को भरना है। तो आप देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ 8 है और यहाँ खाली जगह है और यहाँ पे 72 दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि 8 में हम कितना से गुना करें कि 72 हो जाएगा। तो कितना से गुना करेंगे तो 9 से, तो यहाँ पे आप 9 भर दीजिए, 9 8 कितना होगा 72, ये कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए कि इससे इसके ऊपर 2 शाखा निकला हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप क्या भरिएगा, तो यहाँ पे 9 है तो आप यहाँ पे 3 गुना 3 करिएगा तो 9 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 बॉक्स 3 शाखाएं निकला हुआ है, तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें रखिएगा जिससे ये 8 हो जाएगा। तो वह संख्या आपके दिमाग में भी आ गया होगा, क्या, तो 2 2 2, ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये भी 8 हो गया, 3 3 9, ये कंप्लीट। और ये टोटल कितना है 72। आप इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 72 ही आएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 24 24 दिया 72, ये कंप्लीट। तो आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्न का अभाज्य गुणनखंड करें, यानी कि यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया है जिसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप ये भी जानते हैं, चलिए फिर भी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है 124, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या होता है उससे लगाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2 से इसमें भाग देंगे, कितना 2 छक 12, 2 दूना 4, कट गया। अब फिर 2 से इसमें लग जाएगा कितना 2 3 6, 2 एकम 2, 31, और 31 खुद अभाज्य संख्या है इसीलिए इससे आगे अब नहीं लगेगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 31, ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे 2 स्क्वायर और गुना 31, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहा है 156। उसी तरह आप क्या कीजिए 156 लिखिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि ये सम संख्या, इसका मतलब इससे 2 से तो ये लग ही जाएगा, 2 7 14, हासिल 1 बचा और 2 8 16, 78 बार कट गया। फिर 2 से लगेगा 2 3 6 और 1 हासिल बचे 18, 2 9 18, 39 बार, और अब 3 से लगेगा 13 3 39, ठीक है। अब सबके सब अभाज्य हो गया, 13 भी अभाज्य ही आया है, तो अब इसमें कोई संख्या से नहीं लगेगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 कितना है 140, इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए 140 है तो इसमें आप कितना से लगाइएगा 2 से लग जाएगा तो 70 बार, फिर 2 से लगेगा तो कितना बार कटेगा 35 बार, फिर 5 से 7 बार, ठीक है। तो क्या लिखिएगा आप 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, कितना होगा 2 का स्क्वायर गुना 5 और गुना 7, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 4, क्या कहता है 5005। आइए इसका भी गुणनखंड करते हैं।
5005 कितना से लगाइएगा 5 से, ठीक है। 5 से कितना बार लगेगा, 5 से कम 5, ये शून्य नहीं लगेगा तो फिर शून्य, और 5 से कम 5। अब आप इसमें कितना से लगाइएगा, तो 5 का अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 7 है, और ये जो है सो 7 से विभाज्य भी होगा, इसलिए हम इसमें 7 से लगाएंगे। कितनी बार, तो देखिए 7 एकम 7, 10 में 7 गया, शेष कितना बचा 3, और ऊपर से शून्य उतरेगा तो 30, 7 चौक 28, ठीक है। तो 30 में से 28 घटाइएगा तो शेष 2 बचा, और ऊपर से 1 उतारिए 21, यानी कि 7 तिया 21, ये कितना 143, और 143 आपको कितना से कट जाएगा 11 से, कितना बार 13 बार, ठीक है। 11 से 13 बार कट जाएगा, 11 और 13 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 143, और ये अंत में क्या आया है अभाज्य संख्या, तो अब इतना ही रह जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 32,760, ठीक है। इसका भी गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे 32,760, यहाँ इकाई अंक कितना 0, इसका मतलब 2 से ये लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16 0, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 9 18 0, फिर 2 से लगेगा 2 चौका 8 0, 2 9 18, और 2 पंच 10, ठीक है। अब आप यहाँ 2 से नहीं लगा सकते, कितना, तो देखिए 5 है ना, तो 5 से तो लगेगा, पहले ये चेक कर लेते हैं 3 से लगेगा कि नहीं। तो देखिए 9 4 13, 13 और 5 कितना 18 आ गया, यानी कि ये 3 से विभाजित होगा। तो 3 एकम 3, एक बच जाएगा से, शून्य उतरेगा तो कितना हो जाएगा 10, 3 तिया 9, फिर एक शेष बचेगा तो 9 19 हो जाएगा, तो कितना होगा 3 छक 18, फिर एक शेष, और ये 5 15, 3 पचे 15, यानी कि 1365 बार कट गया। अब देखिए कितना फिर 3 से लगता है कि नहीं, तो 5 6 11, 11 3 14, 14 1 15, फिर 15, यानी कि 3 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य होगा। 3 चौका 12, एक शेष, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा, 16 में 15 लगेगा, एक शेष बचेगा, और फिर 5 उतरेगा तो 15, 3 पचे 15, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया 455 बार। अब देखते हैं ये इसमें 3 से लगेगा कि नहीं। तो देखिए 5 5 10, 4 14, 14 3 से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए इसमें 3 से नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा 5 से, क्यों, क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 5 से लगाइएगा तो 5 नामा 45, और 5 एकम 5, 91 बार लग जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें 7 से लगाइए 13 बार, 13 सत्ते 91, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आप इसे लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए। 2 कितना बार आया है 3 बार, तो 2 का पावर 3, 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 स्क्वायर, और 5 एक बार तो 5, 7 गुना 13, ये आपका गुणनखंड हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।